चल रहा है और ये रण है दरअसल चुनाव का, क्योंकि अब आगे सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ये सेमीफाइनल विधानसभा के चुनाव के तौर पर, और ये दो जगहों पर आज मतदान हो रहे हैं, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में। इसके साथ ही साथ आपको बता दें रण जो है वो बहुत गहराता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। बात छत्तीसगढ़ की करें, खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ संजय कुमार, चुनाव विश्लेषक, जयंतो घोषाल वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सबसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया भतीजे के चुनाव लड़ने पर, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, और वो भी कुछ फिल्मी अंदाज में उन्होंने कुछ जवाब दिया कि रिश्ते में हम बाप लगते हैं। भतीजम कौन भारी है? बतौर भतीजम कौन भारी? रिश्ते में हम बाप लगते हैं। बतौर भतीजम कौन भारी? रिश्ते में हम बाप लगते हैं। भतीजम कौन भारी? बतौर भतीजम कौन भारी? रिश्ते में हम बाप लगते हैं। रिश्ते में हम बाप लगते हैं। संजय जी, रिश्ता जो है ये चुनावी रिश्ता वो भी होता हुआ दिख रहा है, और इसमें कह रहे हैं बाप लगते हैं। देखिए, उन्होंने मतलब एक तरह से स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपा, मतलब एक स्ट्रांग मैसेज छुपा हुआ है। मुझे लगता है मैसेज ये है कि उन्हें पता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जहां उनका मुकाबला उनके भतीजे से है, बहुत स्ट्रांग है। ये लगातार 3 बार वहां से वो चुनाव जीते हैं, तो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को अपने, कि मैं मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, और पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। और एक तो ये मुद्दा है ना, उसके बाद विनोद जी एक बड़ा मुद्दा ये भी, क्योंकि उस पर भी हम बार बार बात कर रहे हैं, एंड चुनाव से पहले अगर कोई मुद्दा आता है और वो महादेव ऐप जैसा कोई मुद्दा आ जाए, क्या ये जनता जब मतदान करती है ये मुद्दे दिमाग में रखकर जाती है, जिसको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश हर विपक्ष करता है? देखिए, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन क्या होता है, भ्रष्टाचार जैसे कर्नाटक में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन उसके लिए सस्टेन्ड कैंपेन चाहिए। नंबर 1, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने कोई छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन किया हो, वो भी नहीं किया। दूसरी बात यह है कि वो भ्रष्टाचार जो आम आदमी को तकलीफ देता है वो बड़ा मुद्दा बनता है। अब अचानक एक महादेव ऐप का मुद्दा आ गया, अब उसको लेकर के बीजेपी बना रही है भ्रष्टाचार का मुद्दा, लेकिन तमाम सारे जो दूसरे मुद्दे हैं वो लोगों के दिमाग में इस वक्त ज्यादा छाए रहते हैं। और महादेव को लेके जैसे मोदी जी ने कहा, या कि महादेव को भी नहीं छोड़ा, नड्डा जी ने भी कहा, तो अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि देखिए उन्होंने कहा महादेव को नहीं छोड़ा, और हमारे नेता राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए और महादेव की शरण में पहुंच गए। तो मतलब दोनों तरफ से रिटॉरिक्स चल रहे हैं। अब जैसे हेमंत बिश्व शर्मा, अब कब तक आप बाबर और राम की बात करते रहोगे? और उधर वो टीएस सिंह थे, वो कह रहे हैं राम राज्य के हिसाब से हम चल रहे हैं। मुझे लगता है ये मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं है। जनता के मुद्दे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज और फसलों का सही दाम मिले, कर्ज माफी हो, ये बड़े बुनियादी मुद्दे हैं, और लोग इसी आधार पर वोट करते हैं आमतौर पर। लेकिन ये घूम फिर कर जयंतो जी क्यों राम नाम और बाबर, अकबर, ये सब घूम फिर के क्यों आ जाता है? ये कितना असर डालता है? देखिए, हमारे देश में भाजपा के राजनीति के साथ जय श्री राम और राम, ये जो इशू है, ये इशू आम जनता के साथ भी कनेक्टेड हो गए हैं। और अभी एक आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश में चुनाव कभी एक मुद्दा में नहीं होता है। जय श्री राम के इशू जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी और करने के दोनों तरफ से कोशिश जारी है। दूसरी तरफ ये जो भ्रष्टाचार में जो महादेव जी का नाम, ये हर इशू में हिंदुत्व का जो एलिमेंट है हमारे देश के राजनीति में। और देखिए, अयोध्या के राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, वो भी एक बड़ी मुद्दा। उसका असर भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीमित है, वो छत्तीसगढ़ में भी कुछ असर होता है। तो एक कारण से चुनाव नहीं होता है। और मोदी जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा 15 अगस्त लाल किले में, याद है कि एक बड़ा मुद्दा बनाने का मतलब वो चैलेंज दिया था कि हमारे देश में हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। और ईडी, सीबीआई, इसमें एक डिजाइन है, भ्रष्टाचार का इशू होगा या नहीं होगा। बार बार हमारे देश में 89 में तो बोफोर्स एक वर्ड, एक चुनाव का नतीजा बदल दिया था, लेकिन वो बोफोर्स अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन मुद्दा बनता है। और इस बार भी ये जो महादेव ऐप बनेगा मुद्दा या नहीं बनेगा, क्योंकि बाघेल जी एक फेनोमेनन है, राहुल गांधी नहीं। छत्तीसगढ़ में बाघेल फैक्टर इज द फैक्टर, और वो बाघेल फैक्टर को काउंटर करने के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा को बीजेपी जो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, इसका सफलता होगा या नहीं होगा। देखिए, एक भाजपा का स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
वो तो विश्वास कर रहे हैं, उसको मास परसेप्शन है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट है, जो कांग्रेस के भी समर्थक वोट क्या एंटी बाघेल हो सकता है ये भ्रष्टाचार के मुद्दे में, ये देखने लायक है। और वो चुनाव के नतीजे से ही पता चलेगा, उसके पहले जांच करना कठिन है। लेकिन भ्रष्टाचार, राम मुद्दा, डेवलपमेंट, फ्री राशन, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक मुद्दा में छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है कि डिफरेंट फैक्टर्स कुल मिला के चुनाव में एक फैक्टर कभी कभी डोमिनेट करता है, लेकिन उसके साथ साथ और 10 फैक्टर जोड़ जाता है। लेकिन सर्वे जो कह रहा है, बेसिक सर्वे, कि बाघेल विल रिटेन छत्तीसगढ़, और उसको काउंटर करने के लिए भाजपा में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। भाजपा का ये एक अजीब, मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, इतना एंथुजियाज्म होता है जो कांग्रेस में नहीं दिखाई देता है। हाँ। ये जो हारने के लिए कोई तैयार नहीं है, और वो जो स्ट्रेटेजाइज करके ये छत्तीसगढ़ में जीतने के लिए जो कोशिश, वो देखने लायक है और वो अभी रोचक तक तो है। ये सब प्रयास ही थे, कोशिश थे। हाँ सर, देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो छत्तीसगढ़ में उठ रहा है, महादेव वाला, चूंकि एन चुनाव के वक्त आया है, तो दोनों पक्ष इसको अपने अपने पक्ष में बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल की छवि पर एक सवाल खड़ा कर रही है कि भाई पैसा लिया गया, ये ऐसा हुआ। और भूपेश बघेल इसमें एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उनको जो है बदनाम करने के लिए ये कोशिश की जा रही। तो वो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं कि देखिए, इन चुनाव के वक्त ईडी सीबीआई का उपयोग करके हमको जो बदनाम किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से ये मुद्दा जो है एक दूसरे को काउंटर कर रहा है। अब कितना असर होगा, ठीक है, ये देखना होगा चुनाव नतीजे।